गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस। सबसे पहले इसका मीनिंग। सपोज आपने एक एसी खरीदा, एक होता है विंडो एसी, एक होता है स्प्लिट एसी जो रूम में लगता है। सपोज आपने स्प्लिट एसी खरीदा तो आपको पता है कि उसकी वायरिंग होती है, राइट। प्रॉपर वायर बाहर जाती है, बाहर एक सेटअप लगता है, तो उस सब में खर्चा हो जाता है। तो मान लो उसमें 5000 लग गए, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। इन शॉर्ट, जब मशीनरी को सेट किया जाता है, ठीक तरीके से लगाया जाता है ताकि वो यूज हो पाए, तो उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस को बोला जाता है इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, परचेज मशीनरी फॉर कैश 90,000। परचेज मशीनरी फॉर कैश 90,000। आपने मशीनरी खरीदी तो पहले तो ये सोचो कैश आया या गया। मशीनरी खरीदी तो कैश तो गया। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। रूल लग गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और कैश गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अमाउंट 90,000। Second point, paid installation charges. Paid installation charges for machinery 10,000. अब जो मशीनरी आपने खरीदी थी, आपने उसको इंस्टॉल करवाया, लेबर आई, ठीक है, प्रॉपर स्टाफ आया, उन्होंने इंस्टॉल किया और वो इंस्टॉल करके चले गए। 10,000 का खर्चा हो गया। कैश तो गया, ये तो पक्का है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको मैंने बताया था, इंस्टॉलेशन चार्जेस कहाँ ऐड होते हैं? मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम एंट्री 10,000। कैश तो गया, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अब आपको डाउट आएगा कि सर एसेट कैसे आ गया? मशीनरी थोड़ी आई है कोई। बिल्कुल ठीक बात है, कोई मशीनरी नहीं आई, बट ये खर्चा मशीनरी में ही जुड़ता है। एग्जाम्पल, सपोज आपके डैड ने एसी खरीदा 25,000 का और इंस्टॉल करने के चार्जेस लग गए 5,000। तो आपके डैड क्या बोलेंगे? एसी कितने का पड़ गया? 30,000 का, राइट। 25 का खरीदा था, 5,000 इंस्टॉल करने में लग गए, टोटल खर्चा कितना हो गया? 30,000। तो बुक्स में हम यही दिखाते हैं जो हमारा टोटल लग गया, करेक्ट। एक और एग्जांपल, सपोज आप कार लेने जाते हो, ठीक है। कार का एक होता है शोरूम प्राइस, एक होता है ऑन रोड प्राइस। वो कह रहे हैं शोरूम प्राइस है 5 लाख, कार की जो प्राइस लिखी हुई है 5 लाख लिखी हुई है। बट आपको भी पता है, आपके डैड को भी पता है कि खरीदते खरीदते वो 6 लाख की पड़ जाएगी। ये टैक्स, वो टैक्स, सब टैक्सेस मिला देंगे। तो जब सब कुछ खर्चा ऐड हो जाता है, हमें कार कितने की पड़ती है? 6 लाख। तो आपके डैड बुक्स में कितने दिखाएंगे? 6 लाख या 5 लाख? 6 लाख दिखाएंगे, जितना खर्चा होगा। तो पॉइंट क्या है, हम बुक्स में वो दिखाते हैं जो हमें टोटल पड़ा। यूज करने से पहले जो हमें टोटल पड़ा, हम तो वो कॉस्ट मानते हैं। क्लियर? तो इंस्टॉलेशन चार्जेस को मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड किया जाता है और ये बिल्कुल अलाउड है, राइट। लिख लो। अब हमें कुछ नोट्स लिखने हैं और ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे इस चैप्टर में भी और आगे भी, इसलिए लिख लो। नोट नंबर 1, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एसेट बिफोर इट इज पुट टू यूज shall be added to the cost of such asset. I repeat, any expenditure incurred on the asset before it is put to use shall be added to the cost of such asset. ब्रैकेट में लिखना installation of machinery, comma, accessories of car,
Accessories of car, ब्रैकेट क्लोज। अभी बस लिख लो, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, any expenditure incurred on transportation or conveyance of an asset, shall be added to the cost of such asset, Example, cartage, 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 comma, carriage, CARRIAGE, comma, freight, FREIGHT, comma, duty charges, etc. ठीक है। पॉइंट नंबर 3, any expenditure incurred for construction of building, such as purchase of materials, and payment of wages, are also added to the cost of building, I repeat, any expenditure incurred for construction of building, such as purchase of materials and payment of wages are also added to the cost of building. Fourth point, however repair charges incurred on the asset, which is already appearing in the books, are not added to the cost of asset, full stop. They are shown as repairs only, I repeat, however repair charges incurred on the asset which is already appearing in the books are not added to the cost of asset, they are shown as repairs only. Last point, fifth, if second-hand machinery is purchased and repairs are done on such machinery, before it is put to use, comma, then such repairs will be added to cost. I repeat, if second-hand machinery is purchased and repairs are done on such machinery, before it is put to use, before
is put to use, then such repairs will be added to cost. ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना. सबसे पहला पॉइंट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एसेट बिफोर इट इज पुट टू यूज शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सच एसेट. ये तो वही पॉइंट है जो अभी करवाया था. किसी भी एसेट को यूज करने से पहले जो भी खर्चे होंगे वो कॉस्ट में जुड़ जाएंगे. जैसे आप एसी खरीदते हो और उसको इंस्टॉल करवाते हो तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट में जुड़ जाते हैं. हमें इतने का पड़ गया, राइट. एक और एग्जांपल है, सपोज आपने कार खरीदी 5 लाख की और उसमें एसेसरीज लगवाई 50,000 की, तो उस दिन टोटल कॉस्ट कार की कितनी हो गई? 5,50,000. ठीक है, ये तो ऐसे जैसे एक एग्जांपल है. मेन तो ये आएगा इंस्टॉलेशन, ये आपको मैंने बता दिया कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, राइट. सेकेंड पॉइंट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन और कन्वेंस ऑफ एन एसेट शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सच एसेट. इसका क्या मीनिंग है, सुनना ध्यान से. सपोज आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, 30,000 की वॉशिंग मशीन है, बट डीलर ने बोला कि सर आपके घर तक जो डिलीवरी होगी उसके 1,000 एक्स्ट्रा लगेंगे. दोबारा सुनो, 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी, बट घर तक पहुंचाने के ऊपर घर पे सेट करवाने के 1,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, जितना भी आपका ट्रैवलिंग का होगा खर्चा. तो आपको वॉशिंग मशीन कितने की पड़ गई? 30,000 प्लस 1,000 मतलब 31,000. इन शॉर्ट, हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं उसे यहां तक लाने के, मतलब आपके बिजनेस में लाने के जो भी खर्चे होते हैं ट्रैवलिंग के, वो आप ही की कॉस्ट में जोड़ेंगे. ठीक है, तो वही लिखा है, शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सच एसेट. अब अकाउंट्स में कौन कौन से खर्चे यूज होते हैं ट्रैवलिंग के लिए, क्या क्या नाम दिए गए हैं वो सुनना. एक होता है कार्टेज. कार्टेज कब यूज होता है? जब सामान ऑटो से आता है, जब कोई एसेट ऑटो से आ रहा है. ठीक है. कैरेज कब यूज होता है? जब ट्रक से आता है. आप लिख भी लो, ब्रैकेट में लिख लो ऑटो, यहां लिख लो ट्रक. फ्रेट कब यूज होता है? जब सामान रेलवे से आता है, कोई भी एसेट रेलवे या फ्लाइट से आ रहा है, नॉर्मली रेलवे से आते हैं. एंड ड्यूटी चार्जेस कब यूज होता है? तो सुना ही होगा आपने, ड्यूटी चार्जेस, डॉक चार्जेस, ये तब होता है जब शिप से आता है, जब आपने बाहर से सामान लिया हो और शिप से आ रहा है. ठीक है. नंबर 3, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. इसका क्या मीनिंग है, पहले इसका मीनिंग समझो. सपोज आपने एक प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट खाली जमीन खरीदी. ठीक है, वो प्लॉट है 80 लाख का और आपने वहां पे बिल्डिंग बनवानी है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है. तो आपने बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने कहा चलो बिल्डिंग हम बनवा देंगे. अब बिल्डिंग बनाने में सामान लगता है, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, लेबर आती है, 6 महीने से 1 साल लग जाता है बिल्डिंग बनाने में. तो उसमें खर्चा हो गया 20 लाख का. ठीक है. अब आप बताओ आपको बिल्डिंग कितने की पड़ी, 80 लाख थी या 1 करोड़ की? आपको बिल्डिंग कितने की पड़ गई? 1 करोड़ की, ऑब्वियसली, राइट. ये लिखा है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने में जो भी खर्चा होगा, सच एज परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को खरीदना जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस, जो हम लेबर को वेजेस पे करते हैं, वो सब जुड़ जाता है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, आर ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा होगा वो सब हमारी बिल्डिंग के कॉस्ट में जुड़ जाएगा. फिर उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन लगाएंगे और फिर बेचेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट, हाउएवर रिपेयर चार्जेस incurred on the asset which is already appearing in the books are not added to the cost. इसका क्या मीनिंग है, सुनो ध्यान से. सपोज आपके डैड ने 6 लाख की कार खरीदी, 6 लाख की कार खरीदी, मारुति स्विफ्ट. ठीक है. अब 1 साल बाद उसकी सर्विस करवाएंगे, तो मान लो 10,000 का खर्चा हो गया, सर्विस कॉस्ट या फिर रिपेयर्स पे 10,000 का खर्चा हो गया. तो आपके डैड क्या बोलेंगे कि जा बेटा पेपर लेके आ कार के, उसकी कॉस्ट में जोड़ेंगे उसको? नहीं ना.
पॉइंट क्या है, जिस टाइम कार खरीद ली उस टाइम जो भी खर्चे हो गए, उसके बाद जितनी भी रिपेयर्स हैं वो तो कॉस्ट में जोड़ी नहीं जाती ना, वो तो रिपेयर्स में ही आती है, वो तो खर्चा ही है, ये एसेट थोड़ी है हमारा, समझ पा रहे हो। तो जो भी एसेट पहले खरीद लिया और उसके 1-2 साल बाद मतलब यूज करने के बाद अगर रिपेयर्स हो रही हैं तो वो कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं होती, वो रिपेयर्स में जाती है, ठीक है। एसेट खरीदते टाइम जो खर्चे हो गए, इंस्टॉलेशन के, ट्रैवलिंग के, बट बाद में उसको यूज करने के बाद जो खर्चे होते हैं वो तो रिपेयर्स में जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बिल्डिंग बना ली, उस टाइम सारे खर्चे इसमें जुड़ गए, बट अगर आप 2 साल बाद व्हाइट वॉश करवाते हो तो वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होता ना, वो तो रिपेयर्स में जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इफ सेकेंड हैंड मशीनरी इज परचेज्ड, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उस पे रिपेयर्स हुए, देन बिफोर इट इज पुट टू यूज करने से पहले जो रिपेयर्स हुए, देन सच रिपेयर्स विल बी एडेड टू कॉस्ट, इसका क्या मीनिंग हुआ। सपोज आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी 2 लाख की, सेकेंड हैंड कार खरीदी 2 लाख की, बट वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपने उस पर रिपेयर्स करवाई, उसको ठीक करवाया और 50,000 लग गए ठीक करवाने में ताकि आपको यूज करने में सही लगे। 2 लाख की कार है, 50,000 लग गए, ठीक है। यूज करने से पहले ये सारे खर्चे हुए हैं तो आपको कार कितने की पड़ गई, 2.5 लाख की। पॉइंट क्या है, अगर आप कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हो और उसको यूज करने से पहले जो भी खर्चे करते हो वो सब उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें तो फिर 2.5 लाख की पड़ गई ना, ठीक है। तो सेकेंड हैंड एसेट खरीदेंगे और उस पर रिपेयर्स करवाएंगे यूज करने से पहले तो वो सब उसमें जुड़ जाएंगे, बट हाँ अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद रिपेयर्स करवाते हो तो नहीं जुड़ेंगे। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। तो इन शॉर्ट समरी क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट में जुड़ते हैं, अगर कोई एसेट खरीदते हो तो ट्रैवलिंग के चार्जेस कॉस्ट में जुड़ते हैं, अगर बिल्डिंग बनाते हो तो सारे खर्चे उसमें जुड़ जाते हैं बनाते टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई रिपेयर्स करते हो, रिपेयर्स यूज करने के बाद रिपेयर्स करते हो तो वो कॉस्ट में नहीं जुड़ते, वो रिपेयर्स में जाते हैं। बट अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो और उस टाइम रिपेयर्स करते हो तो वो कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, ठीक है। बाद में रिपेयर्स करेंगे तो नहीं जुड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से पढ़ लो, अब इसके बाद पॉइंट्स करेंगे। अब आप लोग लिखो पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, परचेज अ मशीनरी फॉर कैश रुपीज 3 lakhs, for cash rupees 3 lakhs and spent 25,000 on its installation. I repeat, purchase a machinery for cash rupees 3 lakhs and spend 25,000 on its installation. ठीक है, आप लोग 3 लाइन्स छोड़ दो, 3 लाइन्स छोड़ दो। सेकेंड पॉइंट, paid rupees 5,000 for repairs of the above machinery, after 6 months of use. I repeat, paid 5,000 for repairs of the above machinery after 6 months of use. ठीक है, leave 3 lines again. Number 3, purchase machinery worth rupees 50,000 and paid transportation charges 5,000. Again 3 lines. Number 4, purchase a building for rupees 50 lakhs and paid registration charges rupees 2 lakhs. Both the payments
both the payments are through check. Both the payments are through check. अब मैंने 3 लाइंस क्यों छुड़वाई हैं? क्योंकि ये चारों पॉइंट्स पहले आप खुद ट्राई करोगे, उसके बाद हम टैली करेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट। अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परचेज अ मशीनरी फॉर 3 lakhs एंड स्पेंड 25,000 ऑन इंस्टॉलेशन। आपने 3 लाख की मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर 25,000 खर्च कर दिए इंस्टॉल करवाने में। वो खर्चे तो उसी में जोड़ेंगे, तो टोटल मशीनरी कितने की पड़ गई? 3,25,000। अब दोनों पॉइंट साथ में दिए हुए हैं ना, तो साथ में करेंगे। कैश कितना गया? 325। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 325। मशीनरी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन एसेट, और कैश डिक्रीज हो गया, ठीक है? आपको दो अलग एंट्रीज करने की नीड नहीं है। जब दोनों पॉइंट साथ में दिए तो साथ में करो। सेकंड पॉइंट, पेड 5,000 फॉर रिपेयर्स ऑफ द अबव मशीनरी आफ्टर 6 months ऑफ यूज। कुछ टाइम यूज करने के बाद रिपेयर्स करवाई। अब वो तो कॉस्ट में नहीं जुड़ती ना, तो वो मशीनरी में नहीं आएगी, वो रिपेयर्स में आएगी। और रिपेयर्स क्या होते हैं? एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो जब आपने रिपेयर्स करवाई, कैश गया, तो एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की रिपेयर्स करवाई? 5,000। तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और नीचे क्या हो गया? कैश गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। करेक्ट? नेक्स्ट, परचेज मशीनरी वर्थ 50,000 एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस के चार्जेस होते हैं, तो वो एसेट में ही ऐड हो जाते हैं। तो आपने एक मशीनरी खरीदी सपोज किसी और स्टेट से, और वो आने में 5,000 रुपए लग गए, तो वो भी उसी में जुड़ जाएंगे। 50 की मशीनरी खरीदी, 5,000 चार्जेस लग गए, तो हमें मशीनरी पर कितने की पड़ गई? 55,000 की। तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 55 की पड़ गई हमें। तो अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, एसेट, मशीनरी एक एसेट है, और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, कन्वेंस का, वो उसमें जुड़ जाता है, तो जोड़ दिया, ठीक है? लास्ट पॉइंट, परचेज अ बिल्डिंग फॉर 50 lakhs। आपने एक बिल्डिंग खरीदी और उस पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए 2 lakhs। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके डैड कोई घर खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो भी खर्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन के, पेपर वर्क के, वो सब उसी में जुड़ जाता है। पापा आपको बोलेंगे बेटा 50 लाख की बिल्डिंग है, 2 लाख रजिस्ट्रेशन में लग गए, हमें 52 की पड़ गई, ठीक है? तो बिल्डिंग खरीदते टाइम सारे खर्चे उसमें जुड़ जाते हैं। तो बिल्डिंग आ गई 52 की, बट पेमेंट कैसे हुई है? चेक से। तो पैसे कहां से जाएंगे? बैंक से। तो एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया टोटल? 52 lakhs। एक साथ दिखा देंगे, ठीक है? ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये डिक्रीज इन एसेट। आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी कैश या बैंक में बढ़ेंगे पैसे, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, जब भी कैश या बैंक कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है? लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, ब्रिक्स एंड सीमेंट। ब्रिक्स एंड सीमेंट वर्थ ₹5 lakhs, worth ₹5 lakhs, and labor worth ₹2 lakhs, and labor worth ₹2 lakhs were used for construction of a building. Were used for construction of a building. Okay, 3 lines. Point number 6. Purchased a second-hand car. Purchased a second-hand car for ₹1 lakh. For ₹1 lakh. Repair charges on it. Repair charges on it
30,000. 30,000. Point number 7. Purchased goods worth 80,000. Paid cartage rupees 5,000. Purchased goods worth 80,000. Paid cartage rupees 5,000. फिर से पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद टैली करेंगे। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स एंड सीमेंट वर्थ 5 लाख एंड लेबर वर्थ 2 लाख वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग बनवाई, उसमें ब्रिक्स लगी और लेबर लगी, बट ये खर्चा तो बिल्डिंग में जुड़ता है, तो इसकी एंट्री भी होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारा खर्चा बिल्डिंग में जुड़ जाएगा। 5 + 2 7 लाख। ठीक है, एसेट क्रिएट हो रहा है आपका और कैश गया, डिक्रीज इन एसेट। यहां तक ओके। नेक्स्ट, परचेज अ सेकेंड हैंड कार फॉर 1 लाख। एक सेकेंड हैंड कार खरीदी और रिपेयर्स करवाई 30,000। सेकेंड हैंड कार जब खरीदते हो और उस पर रिपेयर्स होती हैं तो उसको उसी में ऐड कर देते हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कार अकाउंट डेबिट या व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हो गया एसेट इंक्रीज और कैश गया। टोटल कितना कैश गया? 1,30,000। तो अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हो और उसके ऊपर रिपेयर्स होती हैं तो वो उसी में जुड़ जाती हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट, परचेज गुड्स वर्थ 80,000 और कार्टेज पे किया 5,000। इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स खरीदे 80,000 के और किराया हो गया 5,000। तो आपने जो एंट्री करी होगी वो होगी परचेजेस। गुड्स जब खरीदते हैं तो परचेजेस यूज होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपको लगा होगा कि सर जो ट्रैवलिंग होती है, किराया होता है, कन्वेंस, वो तो जुड़ जाता है, तो परचेजेस हमें पड़ गई 85,000 की। ठीक है, आपको ऐसा लगा होगा, बट ये गलत है। अब क्यों गलत है? बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ो तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग या कन्वेंस चार्जेस जोड़े जाते हैं, बट एसेट में अगर आप कोई एसेट खरीदते हो और उस पर किराया लगता है तो कॉस्ट में जुड़ जाता है। बट ये परचेजेस है, गुड्स, और गुड्स हमारे एसेट नहीं होते, एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक तो होगा परचेजेस टू कैश 80,000 और जो किराया लगा कार्टेज वो इसमें नहीं जुड़ेगा, वो अलग से आएगा। कार्टेज टू कैश कितना? 5,000। ठीक है, तो परचेजेस हो गया एक्सपेंस और कैश गया, और कार्टेज भी हो गया एक्सपेंस और कैश गया। आई रिपीट, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप कोई एसेट खरीदते हो और उसके ऊपर किराया खर्च करते हो, वो तो उसमें जुड़ जाता है, जैसे मशीनरी खरीदी थी। बट जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स हमारे एसेट नहीं होते, एक्सपेंस होता है, तो उसमें किराया नहीं जुड़ता, उसमें कन्वेंस अलग से दिखाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक नोट भी लिख लो, नीचे। इफ वी परचेज एन एसेट, then conveyance is added to the cost. उसके बाद, but if we purchase goods, then conveyance is treated as an expense. Then conveyance charges is treated as an expense. Clear? अब पढ़ो। So guys, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। See you.